नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हमने दो चैप्टर को कंप्लीट किया है, अब इसके आगे हम अपना तीसरा चैप्टर देखेंगे। हमारा जो तीसरा चैप्टर होगा वो संज्ञा होगा। संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। हमारे एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं संज्ञा से, उसको हम देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो संज्ञा से रिलेटेड रहेगा। किससे? संज्ञा से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आज रहेंगे। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे हमें अच्छे से दिखे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, परिभाषा एवं भेद से, संज्ञा की परिभाषा और भेद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य हमारा क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें से हम पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वह, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इनमें, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। एक हमारा संज्ञा है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी जो व्याख्या है वो क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे वह इनमें से श्याम को जानता है, तो श्याम की जगह पे क्या आया है? एक। एक जो है श्याम की जगह पे आया है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा। ठीक है। अब इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए हमारा है मीठा, ऑप्शन बी हमारा है मधुर, ऑप्शन सी हमारा है चतुर, और ऑप्शन डी हमारा है चातुर्य। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, चातुर्य सही हो जाता है। चातुर्य हमारा संज्ञा शब्द है। अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी जो व्याख्या है, चातुर्य संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर विशेषण शब्द हैं। इनमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार हैं। जो मीठा को अगर हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे तो उनको हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे, तो वो देख लेते हैं। मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, चतुर से चतुराई। तो जब हम संज्ञा के रूप में इसे प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। संज्ञा के रूप में हम इस प्रकार करेंगे, अन्यथा ये विशेषण है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सर्वनाम, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्रिया, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। तो हमारा जो ऑप्शन ए सही हो जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। इसकी व्याख्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कभी कभी ये वाक्य जो है, कभी कभी ये वाक्य भी एग्जाम में देकर पूछ सकता है कि इसे क्या कहते हैं। तो क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या? सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या?
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें हमारे चार परिभाषा है। एक तो संज्ञा का है, एक तो हमारा संज्ञा की परिभाषा है, और दूसरा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है, और तीसरा क्या है? क्रिया की भी परिभाषा है इसमें, और चौथा विशेषण की परिभाषा है। तो एक एक क्वेश्चन में हमने चार चार परिभाषाओं को देखा है। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। संज्ञा का भेद नहीं है। क्या? संज्ञा का भेद इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है निजवाचक। निजवाचक हमारा सही हो जाता है। ये संज्ञा का भेद नहीं, बाकी ये जो तीनों हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के भेद हैं। अब चलिए देख लेते हैं संज्ञा के इसकी परिभाषा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक है, और तीसरा द्रव्यवाचक है, और चौथा जो हमारा है समूहवाचक, और पांचवा जो हमारा है भाववाचक। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक जो है इस संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? निजवाचक, सर्वनाम का भेद है। अब चलिए इसके आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। इसमें कहा है हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, और तीसरा ऑप्शन है क्रिया, और चौथा ऑप्शन है सर्वनाम। तो क्या कहा है इसमें? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है ए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। तो चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या जो देख लेते हैं क्या है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है अलंकार। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए संज्ञा सही हो जाता है। वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। वचन जो है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित होते हैं। जो सर्वनाम होता है और विशेषण और क्रिया ये किस पर आश्रित होते हैं? संज्ञा पर। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। जो ये सर्वनाम और विशेषण और क्रिया जो हैं ये संज्ञा पर आश्रित होते हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हवा कैसा शब्द है? हवा जो हमारा है वो किस प्रकार का शब्द है? हवा हमारा किस प्रकार का शब्द है ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रिया। क्या पहला ऑप्शन? क्या? क्रिया। दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम, और चौथा ऑप्शन है संज्ञा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञा। हवा कैसा शब्द है? संज्ञा है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। क्या है?
संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या होता है? वो क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वाक्य में टहलना है, तो वाक्य में टहलना क्या है वो हमसे पूछा है। पहला है संज्ञा, दूसरा है क्रिया, और तीसरा है क्रिया विशेषण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा। टहलना हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है वो बताया गया है। कोई क्रिया अपने साधारण रूप से क्रिया नहीं है। कोई क्रिया अपने साधारण रूप से क्रिया नहीं है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है। विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है। अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे टहलना हुआ, टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें कहा गया ऐसी क्रियार्थक संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हमारा है, पहला है 3, दूसरा है 2, और तीसरा है 5, और चौथा है 4। तो हमारा जो ऑप्शन सी सही हो जाता है। कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से थे इसको चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से थे हमारे। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद थे? 5 भेद थे। कौन कौन से? पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, और चौथा द्रव्यवाचक, और 5वां समूहवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब तक तो हम उसके परिभाषा और भेद से रिलेटेड कर रहे थे क्वेश्चन। अब क्या है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में उनको अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है अच्छाई, ऑप्शन डी हमारा है मकान। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो बी, चेन्नई। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? चेन्नई। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में चेन्नई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत हुआ, गंगा हुआ, राधा हुई आदि। ये हमारा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। इसमें पूछा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है मोहन, ऑप्शन बी हमारा है काशी, ऑप्शन सी हमारा है यमुना, ऑप्शन डी हमारा है नदी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, नदी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक वाले शब्द हैं। अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। गंगा जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा हमारा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। क्या, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कौन कौन से, पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध हो, प्रॉपर एक का बोध हो, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जहां जैसे गंगा, हिमालय, रोहन इत्यादि। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम जो हमारा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसके उदाहरण में बता दिया कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है, फिर भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक, ऑप्शन डी है जातिवाचक। इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके आगे जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है हिमालय, ऑप्शन बी हमारा है गंगा, ऑप्शन सी हमारा है राम, ऑप्शन डी हमारा है पहाड़। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए हमारा है राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी हमारा कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी हमारा है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन डी हमारा है ममता, वकील और पुस्तक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस ऑप्शन में जितने भी शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती हो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जबकि कृष्ण, कामायनी व्यक्तिवाचक एवं मिठास भाववाचक संज्ञा है। ये जो कृष्ण और कामायनी है ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसमें जो एक था मिठास ये हमारा भाववाचक हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होता है। इसी प्रकार लखनऊ व्यक्तिवाचक था, आम जो हमारा है आम वो जातिवाचक और बुढ़ापा भाववाचक था। ठीक इसी प्रकार ममता व्यक्तिवाचक, पुस्तक और वकील जातिवाचक संज्ञा था। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। रहीम किस प्रकार रहीम, अरे ये कैसे हो गया, इसको सही कर दूंगा पहले। अब चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम जो है किस प्रकार की संज्ञा है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, रहीम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रहीम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध होता है। ठीक है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम हो गया, सीता हो गया, गंगा हो गया, मोहित हो गया आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन ए हमारा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा समूहवाचक, ऑप्शन सी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक हमारा सही हो जाता है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी हमारा है पुराना, ऑप्शन सी हमारा है नीला, ऑप्शन डी हमारा है मोटा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए गंगा हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे क्या आ जाता है, जैसे हम कह सकते हैं राम, गंगा, पटना आदि। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार, झुरमुट आदि ऐसे हो जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे मिठास, बुढ़ापा, ठीक है, और नारित्व,
क्या है, नारीत्व, भोलापन, दया आदि। ठीक है, अब इसके आगे हम चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। यहाँ समूह लिखा है, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या है, समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये जो हमारा राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान दिया गया है, ये हमारा कौन सी संज्ञा हो जाती है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय जो हमारा किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन सी हमारा है भाववाचक और ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसकी व्याख्या में जो दिया गया है वो इसकी संज्ञा की परिभाषा दी गई हुई है, जिसको हमने कई बार देख चुका है। तो इसके लिए हम इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो चलिए इसके आगे इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन सी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांदनी चौक में हमारा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वही है, चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, और जैसे क्या है, जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा जातिवाचक और तीसरा हमारा है भाववाचक और चौथा हमारा है समूहवाचक और पांचवा हमारा है द्रव्यवाचक। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर से अब हमारा शुरू होता है जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब हम उनको देखेंगे। तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है सुरेश, ऑप्शन बी हमारा है गर्मी, ऑप्शन सी हमारा है बूढ़ा, ऑप्शन डी हमारा है मंगलवार। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है बूढ़ा। जातिवाचक संज्ञा जो है वो बूढ़ा में, बूढ़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, दिए गए विकल्पों में बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जिन संख्याओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पहाड़ हुआ, नदी हुआ, लड़का हुआ, दास हुआ, मित्र हुआ। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है पशु, ऑप्शन बी हमारा है घर, ऑप्शन सी हमारा है नदी, ऑप्शन डी हमारा है नर्मदा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। नर्मदा जो हमारा है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। नर्मदा हमारा क्या हो जाता है, नर्मदा जो है जातिवाचक संज्ञा ना होकर ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि जो पशु, घर, नदी है वो सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। इधर शब्द दिया गया है और इधर संज्ञा के भेद दिए गए हैं, तो इसमें से देखना है कौन सा
गलत दिया हुआ है। तो बंदर जो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा बंदर, बंदर, उसके बाद उसके आगे क्या है जातिवाचक। ऑप्शन बी हमारा क्या है मोटाई, उसके आगे क्या है भाववाचक। ऑप्शन सी हमारा है नेपाल, उसके आगे क्या है व्यक्तिवाचक। और ऑप्शन डी हमारा है घृणा, घृणा के आगे क्या है जातिवाचक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, जो कि संज्ञा की दृष्टि से असंगत है, मतलब गलत है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी जो व्याख्या है, घृणा जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म घृणा जो है ये भाववाचक होगा। घृणा, घृणा जो है, जो इसके आगे जातिवाचक लिखा है, यहाँ जातिवाचक ना लिखकर यहाँ अगर भाववाचक लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, ये भाववाचक होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसके आगे जातिवाचक है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये क्या है, संज्ञा की दृष्टि से असंगत है, ठीक है, वही कहा गया है। तो चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आज हम अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।